वापस। हमने पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि कैसे कार्नोट ने एक रिवर्सिबल साइकिल लिया। कार्नोट प्रपोज्ड अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस जिसमें पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, सेकंड स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, थर्ड स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन था, and the fourth step was adiabatic compression. ऊपर का नहीं दिख रहा। ओके ओके अब ठीक है, राइट? नाउ इट्स फाइन। ओके, लेकिन यहां पर पीवी डायग्राम था, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। हमने ये देख लिया था, ए पॉइंट पर गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, बी पॉइंट पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, सी पॉइंट पे प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 था। डी पॉइंट पर वॉल्यूम V4 और प्रेशर P4 था। और हमने ये भी देख लिया था कि गैस का टेम्परेचर थ्रू आउट आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 था। बी से सी में टेम्परेचर डिक्रीज होके T2 तक आ गया था। सी टू डी टेम्परेचर T2 कांस्टेंट था और डी से ए में वापस टेम्परेचर T2 से T1 बन गया था। ये हमने एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ली थी और यहां से हमने देखा था एक साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल बाय t इज 0 और किसी भी फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन अगर 0 आता है then such function is called as state function. State function has cyclic integration 0. और यहां से हमें पता लगा था कि ये जो नंबर है dq reversible by t, this number is a small change in entropy. और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, it is total change in entropy. इससे ज्यादा मैं जूम आउट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि फिर उससे लेटर फट जाएंगे, क्लैरिटी और कम हो जाएगी। अब दिख रहा है क्या आपको? ओके, cyclic integration of some function is 0. That is the definition of a state function, and entropy is a state function. तो अगर कभी भी किसी
प्रोसेस में सिस्टम की इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट बदल गई, लेकिन आपने कोई रिवर्सिबल प्रोसेस किया, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर सिस्टम की स्टेट बदल गई तो हर स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर इज ए एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द स्टेट ए, एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द स्टेट बी, और जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट। पर उस एंट्रोपी को कैलकुलेट करने वाला जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, कंडीशन ये है। अब मैं 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा आज की क्लास में कि एक तो ये डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन, क्या इसे एंट्रोपी चेंज कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्या मैं इसे एंट्रोपी चेंज कह सकता हूं? ताकि आपको आंसर मिल जाए कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला जब भी हो, एंट्रोपी changes is always associated with why heat exchanged reversibly, why not heat exchange irreversibly? एक तो ये आंसर देना मुझे। दूसरा आंसर देना है जो पिछले क्लास में एक बड़े प्यारे से स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर यहां प्रोसेस आइसोबारिक होती, आइसोकोरिक होती, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की क्यों लिया? तो what if we consider a cyclic process made up of reversible isobaric और आइसोकोरिक प्रोसेस? और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ दिस रिजल्ट इज रिलेटेड टू, हाउ दिस इज रिलेटेड टू रैंडमनेस। शायद यही 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे ना पिछली क्लास से। लेकिन अब मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या आप ये 3 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो ज्यादा इंपॉर्टेंटली, या क्या आप ये जानना चाहते हो कि न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है? एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करनी है वो इंपॉर्टेंट आपको है, ये पहले ये 3 क्वेश्चन? एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे? यस, पहले हम एक बार वो देखते हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन मिलने के बाद भी आपकी तसल्ली तो हो जाएगी कि ये फॉर्मूला क्यों ढूंढा गया, पर वो कंसेप्चुअल आंसर ही रह जाएगा। पर मार्क्स लाने वाला पॉइंट मैं पहले वो बताना चाहता हूं। राइट तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप अब फॉर्मूला शीट लिखोगे, फॉर्मूला शीट, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर numericals, how to calculate delta S for the system for exam point of view. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये, जब भी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया कैलकुलेट डेल्टा सिस्टम, तो मेरी लविंग ऑडियंस आपने सबसे पहले देखना है प्रोसेस कैसी है। क्या प्रोसेस आइसोथर्मल है? क्या प्रोसेस एडियाबैटिक है? क्या प्रोसेस आइसोबारिक है? और क्या प्रोसेस आइसोकोरिक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे देखना है। अगर आइसोथर्मल है तो यूज दिस रिलेशन, टी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन करना है। और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना सिस्टम का, तो टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टेक टेम्परेचर आउटसाइड द इंटीग्रेशन और ये बन जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन बाय टी
और डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज डेल्टा एस। तो आइसोथर्मल का कभी क्वेश्चन आ गया तो आपने डेल्टा एस कैसे निकालना है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और अब आप ये याद रखोगे ध्यान से, भूलोगे नहीं, फिर ये मत कहना सारे फॉर्मूले मिक्स हो गए। आइसोथर्मल वाला तो क्लियर हो गया ना, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। और डी क्यू रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सिबल। डेल में आपके क्वेश्चन पे तुरंत अभी आऊंगा, जस्ट 5 मिनट्स मोर। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो प्लस साइन के साथ, और अगर हीट लूज हुई तो नेगेटिव साइन के साथ। तो आप ये बता सकते हो कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो Q इज पॉजिटिव फॉर द सिस्टम। जिसके खाते में हीट जाएगी उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी का बढ़ना। तो एंट्रोपी सिस्टम में बढ़ेगा अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर सिस्टम हीट लूज करेगा तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उस केस में डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी घट रही है। तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में समझ आ गया ना कि किसी प्रोसेस में अगर किसी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, पर टेम्परेचर नहीं बदला, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर नहीं बदला, हीट एब्जॉर्ब हुई, तो वो हीट सिस्टम में जाके कर क्या रही है, वो सिस्टम में जाके अनऑर्गेनाइज कर रही सिस्टम को। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मली किसी ने हीट एब्जॉर्ब की तो वो हीट सिस्टम में जाके टेम्परेचर तो बदल नहीं रही, तो फिर वो कर क्या रही है, वो हीट मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देगी, मॉलिक्यूल्स के हफड़ा दफड़ी मचा देगी, मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैं कह दूंगा सिस्टम अनऑर्गेनाइज हो गया, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो मैं कहूंगा कि ये आप बताओगे मुझे कौन सी टर्म आपको लगता है जीरो हो जाएगी। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो विच टर्म विल बी गोइंग टू बी जीरो, dq, dq जीरो ना, तो व्हाट विल बी चेंज इन एंट्रोपी, वेरी गुड। तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, जीरो। What is delta S for reversible adiabatic expansion of the gas? Zero. What is delta S for the gas undergoing adiabatic compression? Zero. अच्छा, अगर डेल्टा एस जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस जीरो है इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ी या घटी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया। तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया, इसको अब पता क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, स्वैग वाला वर्ड, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल होता है ना, आइसो मतलब सेम, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, आइसोबारिक सेम प्रेशर, आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम। तो एडियाबेटिक को क्या बोलोगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। पता है जब हम चैप्टर की बिगिनिंग में थे ना, चैप्टर की बिगिनिंग में जब आपको पहली बार आपको बताया गया था आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर सेम, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम सेम, तो एडियाबेटिक में जब बोलते हैं ना क्यू जीरो तो बच्चों को फील नहीं आती, तो उसमें भी तो कुछ आना चाहिए ना, कुछ तो सेम। एक्चुअली एडियाबेटिक में एंट्रोपी रिमेन्स सेम, एंट्रोपी नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, that's why isoentropic is adiabatic. Okay, now isobaric प्रोसेस में अब क्या करना है, डेल्टा एस इज डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का इंटीग्रेशन।
बच्चों ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बहुत धीरे से प्यार से एक्सप्लेन करने लगा हूं, और प्लीज पूरा दिमाग लगा के समझना, क्योंकि आपको जेई में कभी भी वो फंसाएंगे ना, तो एक आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में ही फंसाएंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। आइसोबारिक और आइसोकोरिक में वो बच्चों को जरूर फंसाते, लेकिन अगर आपने एक चीज अपने दिमाग में पक्का अच्छे से नोट कर ली, तो आप आराम से अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्या? जब भी कभी कोई बोल देना प्रोसेस इज आइसोबारिक, तुरंत पकड़ लेना Q is QP, which is delta H. This is only valid for Q is QP. QP is delta H for every process. QP is every time delta H. But Q is QP only for isobaric. हमने ऐसा करते थे पार्ट 1 में, हमने पहले भी कई बार की। इसलिए जब भी कभी कोई प्रोसेस में मैं ऐसे लिखवा दूं Q upon N into delta T is heat capacity. If process is at constant pressure, heat at constant pressure upon N into delta T is Cp, heat capacity at constant pressure. तो मैं लिख दूंगा QP is N CPM delta T। क्योंकि जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है ना बच्चों, जब आप उसको गर्म करोगे, ठंडा करोगे, उसका टेम्परेचर चेंज करोगे, तो हीट का कनेक्शन चेंज इन टेम्परेचर के साथ होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बदलेगा। यहां तो सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदल रहा था, इसलिए मैंने हीट को हीट कैपेसिटी की टर्म में नहीं दिखवाया, क्योंकि यहां टी सीधा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। पर जब आप कभी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम को हीट करते हो, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। इसलिए ये जो आप टोटल हीट एब्जॉर्ब या लॉस निकालोगे, इसका कनेक्शन चेंज इन टेम्परेचर से। तो अगर मुझे स्मॉल चेंज इन हीट निकालना हो, DQP, तो उसके लिए मैं लिखूंगा NCPM into DT। For the small change in heat, you can write DQP is NCPM DT। तो अब आप यहां पे डेल्टा S निकालते वक्त DQP रिवर्सिबल बाय T का इंटीग्रेशन जब करोगे, तो आपको अब इस नंबर को, इसको तो बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट करोगे, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज होगा, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, तो टी को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते, तो क्यू को टी की टर्म में लिख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एन सीपीएम dt बाई टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। अब एन सीपीएम इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट, integration of dt by t in the limits of initial temperature to final temperature, that is NCPM ln T final by T initial. This is how you calculate entropy change for the system during isobaric process. तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, this is NCPM ln T2 by T1। समझ आया कि ये फॉर्मूला कैसे आया? आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब भी आप कभी किसी प्रोसेस में सिस्टम को हीट करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्यू अपने आप को क्यूपी बनाए, देन आई विल से दैट कि क्यूपी इज एनसीपीएम डेल्टा टी, और अगर स्मॉल चेंज इन हीट है, तो वो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। और अब मैं डीक्यूपी में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, और एनसीपीएम मोलर हीट कैपेसिटी टाइम्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे इंटीग्रेशन से बाहर, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन यानी कि इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, ln T2 बाई T1। तो कभी भी मुझे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना है, यूज दिस रिलेशन प्रोवाइडेड प्रोसेस शुड बी आइसोबारिक। ठीक है, हो जाएगा। नाउ अगर कोई आपसे ये पूछे,
अगर कोई आपसे ये पूछे इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तब उसके लिए क्यू नंबर बन गया हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज एन CVM into delta T. Heat supplied at constant volume is nothing but delta E, change in internal energy. Heat supplied at constant volume is change in internal energy. So QV is NCVM delta T. तो अगर मुझे small change in heat लिखना हो, DQV, I will write it as NCVM into DT. और अगर मुझे इंटीग्रेशन में डेल्टा एस में ये वैल्यू पुट करनी पड़े, so then it is NCVM dt by T का इंटीग्रेशन from initial temperature to final temperature, NCVM इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NCVM ln T final upon T initial. क्या ये चीज समझ आई कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कैसे लिखना है, आइसोबारिक के लिए कैसे लिखना है, एडियाबैटिक के लिए कैसे लिखना है, और आइसोथर्मल के लिए कैसे लिखना है? तो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपको इन 4 फॉर्मूला के बेस पे मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा, यहां पे लिख रहा हूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा एस इज NCVM ln T final by T initial। क्या अब आप ये काम कर सकते हो ना? बताओ, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस कैसे निकालना है, एडियाबैटिक के लिए। पर मैं अभी आपको तुरंत क्वेश्चंस पे नहीं ले जाने वाला। अब आप इन 4 फॉर्मूला के बेस पे किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल सकते हो। मैंने आपको यही प्रैक्टिस करानी, पर मुझे सबसे पहले आपको कंफर्टेबल लेवल पे ले जाने के लिए पहले मैं उन 3 क्वेश्चन पे वापस ले जा रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट पे आओ। कॉन्सेप्ट लगाना था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में। जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, T इंटीग्रेशन से बाहर आता है, DQ का इंटीग्रेशन Q बन जाएगा। जब प्रोसेस एडियाबैटिक है, DQ 0 हो जाएगा, डेल्टा एस 0, और आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस जब सिस्टम के लिए डेल्टा एस 0 आया। जब प्रोसेस आइसोबारिक है तो कैसे मैंने क्यूब को QP लिखा और फिर इसे NCP ln T2/T1 कहा। जब प्रोसेस आइसोकोरिक है तो कैसे मैंने लिखा इसे NCVM ln T2/T1। डोंट थिंक क्या फॉर्मूला को जस्ट मगअप कर लोगे, आपको समझ के ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्यों ऐसे लगाया। रोहन सिंह ने पूछा क्या ये प्रोसेस दी होगी एग्जाम में? 100% दी होगी, 100%। अब दूसरी चीज, ये तो हो गई आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आपके मार्क्स लाने का तरीका। अब पहले थोड़ा कंसेप्चुअली सीखो। समवन इज सेइंग ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ है, क्या आवाज आनी बंद हो गई क्या? जैसे पहले आ रही थी, आ रही है ना? ओके ओके मैं चेक कर लेता हूं। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ऑन है भाई। ओके, now I am going to give you the
इसका मीनिंग क्यों यहां पे क्यों रिवर्सिबल? अगर ये क्यों इरिवर्सिबल हो तो क्यों नहीं उसको डेल्टा से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब ये देख लें। तो सबसे पहले इसका आंसर लाने के लिए मैं लेके जा रहा हूं आपको इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। एक इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल पढ़ाने लगा बच्चों। सबसे पहले तो ये अगर मैं आपको अब कुछ बच्चे पूछ रहे क्या ये नोट करना है? हाँ बिल्कुल ये नोट करना है, बिल्कुल ये नोट करना है क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले मैं इस चीज का आंसर देने लगा हूं कि एंट्रोपी की डेफिनेशन में यहां क्यू को रिवर्सिबल क्यों लिखना जरूरी है, क्यू को इरिवर्सिबल अगर लिख दे तो क्या गलती है। हमारे क्वेश्चन का ये, हम इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। डायग्राम भी बनाओ, बिल्कुल बनाना चाहिए, डायग्राम भी बनाना चाहिए। तो हम इस सवाल पे जाने लगे हैं कि एंट्रोपी में वाई एंट्रोपी के लिए क्यों ये जरूरी है कि दैट हीट एक्सचेंज मस्ट बी काउंटेड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑफ कोर्स मैंने जो आपके लिए ये डायग्राम बनाया है ये एक रिवर्सिबल कार्नोट है, मैंने इरिवर्सिबल के लिए नहीं बनाया। इट्स फॉर रिवर्सिबल कार्नोट। बिना रिवर्सिबल कार्नोट को सामने अपनी आंखों के रखते हुए मैं इरिवर्सिबल कार्नोट आपको समझा ही नहीं सकता। पहली बात तो इरिवर्सिबल कार्नोट नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि कार्नोट ने जो साइकिल प्रपोज किया था that was for entirely every step of that cycle was reversible. This is a problem to discuss with you from my side. What if Carnot would have taken that every step of cycle is irreversible? Obviously, very obvious answer will be, sir उस केस में ग्राफ नहीं बनता। मान लिया, मैं ये दिखाना चाहता हूं अगर हम इरिवर्सिबल कार्नोट की तरफ लेके चले, मैं गैस को सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सेम V1 से V2 तक अगर आइसोथर्मली इरिवर्सिबली एक्सपेंड करवाता, अगर मैं सेम गैस को B से C तक, V2 से वॉल्यूम V3 तक आइसो एडियाबैटिकली बट इरिवर्सिबली एक्सपेंड करवाता, अगर मैं C से D तक गैस को रिवर्सिबल आइसोथर्मली ना होके इरिवर्सिबली कंप्रेस करवाता, अगर D से A तक गैस को आइसोथर्मली रिवर्सिबली कंप्रेस ना करवा के आइसोथर्मली इरिवर्सिबली कंप्रेस करवाता, तो उस
केस में क्या होता, उस केस में क्या रिजल्ट निकल के आते। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट कि पहले सब सुनो समझो, ये अभी चैट वैट करना बंद कर दो, क्योंकि असली पॉइंट ना हाथ से निकल जाए। अगर मेरे ये चारों स्टेप्स इरिवर्सिबल होते तो क्या होते, तो उस वक्त कार्नोट साइकिल का कौन सा रूप आपके सामने आता। तो आई एम एज्यूमिंग कि आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ इरिवर्सिबल कार्नोट, जिसमें मैं गैस का वॉल्यूम V1 से ए पॉइंट से गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, आइसोथर्मली मेंटेन करते हुए मैं गैस को एक्सपैंड करता, लेकिन इरिवर्सिबली एक्सपैंड करवाता अप टू पॉइंट बी, सेम वॉल्यूम तक। V2 प्रेशर P2 और टेम्परेचर T1। प्लीज इसे ये बिल्कुल नहीं समझना कि सर इस डॉटेड पाथ को फॉलो कर रहे हैं। मैंने ये पाथ सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि ए से बी कैसे आना है, लेकिन मुझे इतना पता है मैं ए से बी आइसोथर्मली आया हूं, मैंने गैस को इरिवर्सिबली एक्सपैंड किया, लेकिन मैंने इस ग्राफ को फॉलो एकदम नहीं किया क्योंकि मेरे लिए तो बीच वाले पॉइंट है ही नहीं। एज्यूम इट कि आपके लिए ऐसा है, ऐसा है। बस इतना ये जरूर है कि ए से बी तक आते वक्त गैस ने एक्सपैंड किया होगा, तो मैं इसको हाइपोथेटिकल एक ऐसे ड्राइंग से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं। पर आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस पाथ को फॉलो करता रहा हूं, बीच वाली स्टेज तो मुझे पता ही नहीं कैसे आएंगी क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल, राइट। तो अब मैं ये जरूर कह सकता हूं ए से बी के लिए ए टू बी प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो डेल्टा ई फॉर द गैस फ्रॉम ए टू बी इज Q from A to B plus work from A to B. This is 0. So Q from A to B is minus work from A to B. और मैं इसका नाम रख रहा हूं फर्स्ट स्टेप का Q1, फर्स्ट स्टेप का वर्क, और क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है टैग लगा रहा हूं इरिवर्सिबल। यानी कि गैस ने जितना भी काम करके दिया इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, गैस ने जितना भी काम किया, वर्क जितना भी नेगेटिव था, Q पॉजिटिव है। तो सिस्टम ने सराउंडिंग से Q1 हीट एब्जॉर्ब की, सिस्टम ने सराउंडिंग से Q1 हीट इरिवर्सिबली एब्जॉर्ब की। लेकिन जब आप रिवर्सिबल गैस को एक्सपेंड करवाते, उस वक्त भी A to B delta E for the gas from A to B, but in reversible cycle Q reversible plus work reversible होता, ये अभी भी 0 होता। Q from A to B reversible minus work from A to B reversible, they will be equal, और मैं ये मान लेता कि Q1 हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब की, that is W in the first step for reversible process। यानी कि मैं ये सिखाना चाहता हूं गैस ने जितना वर्क यहां से यहां तक आने के लिए किया, गैस ने जितना वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपैंड करने के लिए गैस ने जितना वर्क किया, उसने कुछ सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन रिवर्सिबली की, और जो हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब की वो Q1 है, Q1 है, क्योंकि आप सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक आए हो, सेम ए से सेम बी तक आए हो, पर क्योंकि Q पाथ फंक्शन है तो यहां का Q और यहां का Q सेम नहीं हो सकता, यहां का Q और यहां का Q अलग अलग है, इसलिए वर्क भी अलग अलग है, क्योंकि हीट इज पाथ फंक्शन। उसको ये इससे मतलब पड़ता है, उसको इससे फर्क पड़ता है कि आप ए से बी आए कैसे। अगर आप वॉल्यूम को एक्सपैंड रिवर्सिबली करवा रहे थे, तो जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है, तो जो हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने सराउंडिंग से, वो हीट इरिवर्सिबली आने के टाइम पे
डिफरेंट एब्जॉर्ब किया होगा। क्या आप इस चीज से सहमत है? यहां तक तो आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं, हीट एब्जॉर्ब्ड in the isothermal reversible expansion by the system is not equal to heat absorbed by the system in reversible isothermal expansion. From V1 to V2. From V1 to V2. इसलिए मैंने ये नाम रखा Q1 irreversible and Q1 reversible. They are not same. मानते हो ना ये बात कि हीट तो पाथ फंक्शन है। तो अगर आपने सेम V1 से सेम V2 तक, सेम स्टेट से सेम स्टेट तक एक्सपैंड कराते वक्त अगर Q1 हीट एब्जॉर्ब की सिस्टम में, तो यहां वाली हीट, जो हीट यहां एब्जॉर्ब की गैस ने सेम ए से बी तक आने के लिए, those values of heat absorbed will not be same. So this is reversible, this is irreversible. अब मुझे ये बताओ बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ज्यादा होता है एक्सपेंशन में या इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ज्यादा करता है सिस्टम एक्सपेंशन में? वर्क ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल में ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है? मैग्नीट्यूड वाइज कहां सिस्टम को एक्सपैंड करने में ज्यादा काम करना पड़ता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन? ऑब्वियसली रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो मैं ये कह सकता हूं, मान लेता हूं कि यहां पे ए से बी ने गैस को एक्सपैंड करने में सपोज वर्क की वैल्यू -100 थी सपोज, तो यहां का वर्क इरिवर्सिबल में गैस ने -80 किया होगा। ऐसा समझ लो कि अगर यहां 100 जूल एनर्जी लूज की वर्क करते वक्त, तो यहां 80 जूल लूज की, क्योंकि यहां का एक्सपेंशन का वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस एक्सपैंड एंड गैस विल हैव टू परफॉर्म मोर वर्क in expanding the volume from V1 to V2, as our previous classes we have proved it that during expansion work done by the gas in reversible process is more than the work done by the gas in irreversible expansion from same volume to same volume. तो अगर गैस ने यहाँ पे 100 जूल का वर्क किया -100, तो यहाँ पे लेट्स से 80 जूल का वर्क किया, राइट? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर 100 जूल का वर्क किया तो 100 जूल हीट एब्जॉर्ब की रिवर्सिबली यहां सिस्टम में सराउंडिंग से, और अगर यहां 80 जूल का वर्क किया तो सिस्टम ने सराउंडिंग से 80 जूल की हीट एब्जॉर्ब की, क्योंकि अल्टीमेटली तो Q माइनस W है। तो अगर वर्क -80 है तो Q +80, और अगर यहां वर्क -100 है तो Q +100 है। तो मैं ये मान सकता हूं कि सिस्टम ने यहां ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की एज कंपेयर टू हियर। डू यू एग्री ऑल्सो? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q1 इरिवर्सिबल और Q1 रिवर्सिबल में मैं ये कह सकता हूं कि Q1 इरिवर्सिबल which is absorbed is less than Q1 reversible which is absorbed. Agreed? क्यों? क्योंकि work of expansion is more negative in reversible process than the work of expansion in
इररिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोवाइडेड सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक का चेंज। तो अगर ये वर्क -100 है तो फिर ये वर्क -80 है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये 100 है यहां का वर्क, तो इस प्रोसेस में गैस ने जो वर्क किया वो कम किया, इसलिए सिस्टम ने सराउंडिंग से यहां ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की और यहां पर गैस को एक्सपैंड होने में सिस्टम ने कम हीट एब्जॉर्ब। एग्रीड? राइट? ओके, अब मेरे सेकंड स्टेप में बी से सी प्रोसेस एडियाबैटिक थी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो Q 0 था, ना हीट एब्जॉर्ब की ना हीट यूज की। तो बी से सी स्टेप में तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो हीट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, नो हीट हैज बीन लॉस्ट। तो अगर मैं V2 से V3 तक यहां इररिवर्सिबली एक्सपैंड करवाता गैस को एडियाबैटिकली, बी से सी तक, तो भी तो इस स्टेप में भी प्रेशर को P3 वॉल्यूम को V3 तक लाते वक्त हीट एक्सचेंज 0 होता, क्योंकि ये स्टेप एडियाबैटिक है। बताओ, बी से सी स्टेप तो एडियाबैटिक है, तो अगर इररिवर्सिबली भी आते या रिवर्सिबली भी आते, क्यू तो 0 ही रहता, क्यू तो 0 ही रहता। लेकिन सी से डी में अगर मैं जाऊं आइसोथर्मली, फ्रॉम सेम वॉल्यूम टू सेम वॉल्यूम, आइसोथर्मल कंप्रेशन but irreversibly from C to D. This volume V4, this is P4, this is point D. C to D प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन है लेकिन इररिवर्सिबल का, और C to D प्रोसेस रिवर्सिबल एक्सपेंशन है फ्रॉम सेम वॉल्यूम V3 टू V4। अब मैं इस स्टेप पे आ गया। So for step 3, irreversible isothermal compression, delta E from C to D will be Q from C to D plus work from C to D. This will be 0, और मैं आप पे टैग लगा रहा हूं irreversible वाले, तो ये बन जाएगा Q from irreversible C to D is work from irreversible from C to D, क्योंकि डेल्टा ही आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 है, आप ये जानते हो। और अगर मैं यहां बात करूं स्टेप 3 में इररिवर्सिबल आइसोथर्मल, delta E from C to D, Q from C to D, work from C to D, but reversible equal to 0, and Q reversible from C to D is minus work from reversible from C to D, और मैं इसको नाम दे रहा हूं, let it be minus Q2 irreversible, इसका नाम रख रहा हूं, and this is work irreversible W2
और यहां मैं इसका नाम रख रहा हूं Q2 रिवर्सिबल विच इज माइनस वर्क रिवर्सिबल W2। अब मुझे आप ये बताओ, कंप्रेशन का वर्क है, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव है, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव है, डेल्टा ई 0 है। कंप्रेशन के टाइम पर सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग को काम करना है, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम V3 से सेम वॉल्यूम V4 तक कंप्रेस करते टाइम कहां गैस को ज्यादा काम करना गैस के ऊपर काम करना सराउंडिंग को ज्यादा पड़ेगा? इरिवर्सिबल में गैस के ऊपर गैस को कंप्रेस करने के लिए सराउंडिंग की तरफ से ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क रिवर्सिबल कंप्रेशन से ज्यादा होता है। अगर मान लो यहां का वर्क ज्यादा है, तो यहां का हीट लॉस्ट ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर यहां का वर्क ज्यादा पॉजिटिव है तो यहां का हीट लॉस्ट ज्यादा नेगेटिव होगा। आपको याद है मैंने यहां पे 100 जूल हीट मानी थी और यहां 80 जूल हीट मानी थी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि C से D तक जब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो सिस्टम को ज्यादा हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी तो मैं ये बोल सकता हूं Q2 रिवर्सिबल वर्सेस Q2 irreversible. This Q2 irreversible is more negative than Q2 reversible. क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में गैस के ऊपर सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा पॉजिटिव है तो हीट लॉस्ट ज्यादा नेगेटिव होगा। तो इस स्टेप में जो हीट रिजेक्ट होगी Q2 इरिवर्सिबल जो सिस्टम से बाहर आएगी, वो यहां के इरिवर्सिबल वाले स्टेप से यहां के रिवर्सिबल वाले स्टेप्स की कंपैरिजन में यहां हीट का लॉस ज्यादा होगा। मानते हो या नहीं? क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन इरिवर्सिबल का ज्यादा पॉजिटिव है, तो हीट लॉस्ट इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर नेगेटिव। तो मैं इस चीज को यहां देख रहा हूं, Q2 irreversible is more in magnitude wise Q2 reversible, and this is heat lost because work of expansion is more positive in the irreversible process than the work of compression in the reversible process. इसलिए जहां का वर्क ज्यादा पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए यहां इस स्टेप का वर्क W1, यहां का W2, W3 बोल देना चाहिए। मैं इसको W इरिवर्सिबल ही रख लेता हूं, आप 2-3 के चक्कर में ना पड़ो बस ऐसे। क्योंकि इस प्रोसेस में सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो सिस्टम ने जो हीट लूज करनी है, अगर ये वर्क ज्यादा पॉजिटिव है तो ये हीट ज्यादा नेगेटिव हुई। ठीक है या नहीं? तो मैं बोलूंगा स्टेप 3 में अगर ये वाला वर्क कम पॉजिटिव है तो ये हीट रिजेक्ट भी कम हुई है। तो Q2 इस स्टेप में जो हीट रिजेक्ट हो रही है, दैट इज मोर देन द हीट रिलीज्ड इन द आइसोथर्मल कंप्रेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? स्टेप 3 में स्टेप 2 शांतनु रॉन्ग नहीं है, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे उस पॉइंट पे, इसलिए उसको बार बार टाइप ना कर। स्टेप 3 में सिस्टम को सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस करने के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ा था। तो अगर वर्क ज्यादा सिस्टम के ऊपर हुआ तो सिस्टम ने हीट लूज ज्यादा की।
हीट लूज ज्यादा की, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस इज मोर इन इरिवर्सिबल प्रोसेस देन द हीट लॉस इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. So I will say that the work of compression is more positive in the irreversible process than the work of compression in reversible process. That's why if this work is more positive, this heat loss is more negative. या magnitude wise heat loss Q2 step में, यहाँ वाले step में heat loss is more than the heat loss here. अब अगर मैं सिस्टम को वापस इरिवर्सिबली कंप्रेस कर दूं D to A एडियाबेटिकली, तो मुझे आप ये बताइए एडियाबेटिक में D to A में अगर इरिवर्सिबली भी गए और यहां रिवर्सिबली गए तो यहां का Q जीरो ही है, तो फोर्थ स्टेप का Q तो जीरो ही है ना, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, वो तो यहां भी जीरो था. करेक्ट. अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहां का Q2 ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू यहां के Q2 से, तो अगर कोई मुझे ये कह दे कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ बोथ साइकिल, कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ बोथ साइकिल, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में ऐसे लिखा था, फर्स्ट स्टेप में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ प्लस कितना हीट लूज हुआ डिवाइडेड बाय कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ. अगर आपको याद हो कार्नोट साइकिल की जब एफिशिएंसी बनाई थी, एफिशिएंसी को हमने ऐसे लिखा था Q1 plus Q2 by Q1 is T1 minus T2 by T1, where Q1 was heat absorbed reversibly, Q2 was heat lost reversibly, Q1 is heat absorbed reversibly, heat absorbed plus heat lost, which is net work, and net work divided by heat absorbed. कि अगर यहाँ पे Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई और Q2 हीट रिजेक्ट हुई, जितना डिफरेंस है उतना वर्क है. ये वैल्यू, ये नंबर वर्क का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हीट का कुछ हिस्सा रिजेक्ट हुआ. तो जब भी आप यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब डालोगे पॉजिटिव साइन के साथ, हीट लॉस्ट नेगेटिव साइन के साथ, बट ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है. कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में कितनी हीट रिजेक्ट हुई विद नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा नेट वर्क इन द रिवर्सिबल साइकिल और ये बन जाएगा नेट वर्क डन इन द इरिवर्सिबल साइकिल. अब जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो साइन के साथ पुट करूंगा, तो मैं ये लिख सकता हूं Q1 इरिवर्सिबल वाला एब्जॉर्ब्ड माइनस मॉड Q2 इरिवर्सिबल वाला लॉस्ट डिवाइडेड बाय Q1 इरिवर्सिबल एब्जॉर्ब्ड. जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस साइन के साथ पुट करूंगा. इसी तरीके से यहां करूंगा Q1 रिवर्सिबली एब्जॉर्ब्ड माइनस Q2 रिवर्सिबली lost divided by Q1 reversibly absorbed is T1 minus T2 by T1, which is 1 minus T2 by T1. ये था नेटवर्क इन द रिवर्सिबल साइकिल, ये नेटवर्क इन द इरिवर्सिबल साइकिल.
अब मैं इस नंबर को ये लिख सकता हूं 1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल बाय Q1 इरिवर्सिबल, और इसे लिख सकता हूं 1 माइनस Q2 रिवर्सिबल अपॉन Q1 रिवर्सिबल। अब बच्चों फटाफट अपनी कॉपी में बिल्कुल पहले स्टेप में इनका कंपैरिजन देखो, कौन सा Q1 बड़ा है, रिवर्सिबल वाला Q1 बड़ा है या इरिवर्सिबल वाला Q1 बड़ा है। कौन से स्टेप में हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, रिवर्सिबल स्टेप में हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हुई थी। तो यहां का Q1 बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन जो हीट रिजेक्ट हुई है, जिसके लिए मैंने यहां माइनस साइन लगाया, हीट रिजेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड देखो, इरिवर्सिबल में बड़ा है, रिवर्सिबल में छोटा है। यानी कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो यहां का न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये रेशो छोटी होगी एज कंपेयर टू दिस रेशो से। मानते हो? यहां का हीट एब्जॉर्ब अगर 100 है तो यहां का हीट एब्जॉर्ब 80 है। यहां का हीट रिजेक्टेड ज्यादा हुआ, ये नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। जितना हीट रिजेक्ट यहां हुआ, ये कम रिजेक्ट हुआ, ये ज्यादा रिजेक्ट हुआ। तो दिस नंबर इज स्मॉलर, सॉरी दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। check it over here, and this number is smaller than this number। तो मुझे बताओ किधर का वैल्यू ओवरऑल 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है, ओवरऑल इन दोनों में ये ओवरऑल एफिशिएंसी बड़ी होगी या इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी बड़ी होगी। इट क्लियरली शोज दैट रिवर्सिबल कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी बिकॉज दिस इज एफिशिएंसी, राइट। रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी किसी भी इरिवर्सिबल साइकिल के कंपैरिजन में कम आएगी, और ये एफिशिएंसी थी 1 माइनस T2 बाई T1। तो अब पहले मुझे ये बताओ, क्या ये आपके पास प्रूफ आ गया कि किसी मशीन को रिवर्सिबली काम करवाएं तब एफिशिएंसी अच्छी आएगी, या उस मशीन को इरिवर्सिबली काम करवाने से एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। सो दैट इज द प्रूफ कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में, आपने पिछली क्लास में ये देख लिया था, अगर कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल भी था ना, तो भी वहां पर एफिशिएंसी 100% नहीं आ रही थी। और अगर आपने इरिवर्सिबली करवा दिए सारे स्टेप्स, तब तो एफिशिएंसी और घट जाएगी, तब तो एफिशिएंसी और घट जाएगी। और रियलिटी में कौन सी प्रोसेस होती है डेली लाइफ में हमारे आसपास, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? तो हमें कभी भी कोई मशीन कार्नोट साइकिल जितना एफिशिएंसी नहीं दे सकती, क्योंकि कार्नोट साइकिल इज आइडियल साइकिल। कार्नोट साइकिल इज आइडियल साइकिल बिकॉज यहां का हीट एब्जॉर्ब्ड, Q1 हीट एब्जॉर्ब ज्यादा था यहां से, तो यहां का डिनोमिनेटर बड़ा है और ये डिनोमिनेटर छोटा है, और यहां हीट लॉस, हीट रिजेक्टेड कम था और यहां हीट रिजेक्टेड ज्यादा था। तो दिस नंबर इज बिग बट दिस नंबर इज स्मॉल। और अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये रेशो बड़ी होगी, और बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर छोटा आएगा, और ये रेशो छोटी है, छोटे नंबर को माइनस कर रहे हो तो ये पूरी वैल्यू बड़ी आएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। अब मुझे ये बताइए, आप आइडियली कौन सा साइक्लिक प्रोसेस प्रेफर करोगे? आप क्या चाहोगे कि मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा हो या कम हो? ऑब्वियसली ज्यादा हो, तो आप तो चाहेंगे कि प्रोसेस सारी रिवर्सिबल हो, पर आपकी या हमारी मजबूरी है, रिवर्सिबली तो दुनिया में प्रोसेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए एवरी इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस which is taking place around us
we can never have better and better efficiency. As like of Carnot cycle is an ideal cycle. It's ideal reversible cycle, which in actually does not exist in the universe. लेकिन इससे हमें एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार कंक्लूजन निकला. मुझे एक बात बताओ, this number is smaller than this because they are equal. So I can write it here 1 minus q2 irreversible by q1 irreversible is less than 1 minus t2 by t1. Because this number efficiency of reversible cycle is 1 minus t2 by t1. Then I can write it here that 1 and 1 cancel. So minus q2 irreversible by q1 irreversible is less than minus t2 by t1. And I can write it here minus q2 irreversible by t2 is less than minus q1 irreversible by t1. अगर मैं इंटरचेंज कर दूं ये दोनों नंबर, and I can now write it like this. अगर मैं इस नंबर को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये बन गया q1 irreversible by t1 minus q2 irreversible by t2 is less than 0. यहां तक तो आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने बस ये नंबर को उठा के इधर ले गया. इनइक्वालिटी का साइन तो कहीं नहीं बदलेगा क्योंकि मैंने माइनस माइनस काटा ही नहीं. मैंने माइनस माइनस तो काटा ही नहीं, साइन तो चेंज होगा ही नहीं. इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. पर मैं इस नंबर को दूसरी तरफ ले गया इधर. प्लीज नोट दैट वेरी केयरफुली. नाउ नोट, वी आर एट द क्लाइमेक्स. कार्नोट साइकिल में जब आपने ये काम किया था, Q1 heat absorbed reversibly at temperature T1 minus Q2 heat lost reversibly at temperature T2. This was 0, but now this number is not 0. तो हमने कहा था अगर मैं यहां पे मॉड लगा के नहीं लिखता तो मुझे ये स्टेप ऐसे लिखना पड़ता. Q1 heat absorbed reversibly by T1 plus Q2 heat lost reversibly at T2. तो मैं ऐसे लिखता. अगर मुझे यहाँ पे माइनस लगा के मॉड नहीं लिखना तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख रहा हूं. यानी कि जब आप वैल्यू डालोगे तो माइनस साइन के साथ ही लिखोगे. यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो हीट एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय द एग्जैक्ट टेम्परेचर एट विच हीट वाज एब्जॉर्ब्ड. थर्ड स्टेप में whatever the heat lost by the system divided by the temperature at which system was losing the heat, that sum was 0. लेकिन अगर ये प्रोसेस irreversibly हो रही है, now I will have to write like Q1 irreversibly divided by T1 plus Q2 irreversibly divided by T2 is less than 0. यानी कि heat absorbed in the first step of irreversible isothermal expansion divided by the temperature at which system absorbed the heat plus heat lost where I will put it with the negative sign. Heat lost by the system in the irreversible isothermal compression in the third step in irreversible Carnot divided by the temperature of the system, that number is not 0, but this term was 0. यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला था dq रिवर्सिबल बाय t का साइक्लिक इंटीग्रेशन इज 0. तो मैं यहां क्या बोलूं, dq इरिवर्सिबल बाय t का साइक्लिक इंटीग्रेशन
is less than 0, but it is not equal to 0. कुछ समझ में आया? आई गेस अब तक तो बैठे हुए चीजों को समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि मैंने आपको क्या मैसेज दिया? मैंने आपको क्या मैसेज दिया कि जब आप क्यू को इरिवर्सिबल करते हो और डिवाइड बाय टी करते हो और साइक्लिक इंटीग्रेशन करवा दोगे, अब ये नंबर 0 नहीं आ रहा, लेकिन रिवर्सिबल में ये 0 आ रहा था। And cyclic integration of some function is 0, then that function is a state function. But if some cyclic integration of a function is not 0 over the cycle, then you cannot call it as a state function. And entropy is assigned to a state function. It's the name assigned to a state function. इसीलिए एंट्रोपी फंक्शन डिफाइन करते वक्त ये जरूरी लिखना पड़ता है, वाई क्यू रिवर्सिबल, वाई नॉट क्यू इरिवर्सिबल। इसीलिए एंट्रोपी की डेफिनेशन में इस नंबर को एंट्रोपी नहीं कहेंगे, एंट्रोपी नंबर तो यही है। इसका मतलब फ्रॉम हियर आई कैन से दैट from here we are concluding that dq irreversible by t का integration is delta s wrong, dq reversible by t का integration is delta s right। इसका मतलब क्या हुआ? Entropy function is defined only when the process is reversible. If your process is irreversible, you cannot use the same Q for the irreversible process to calculate entropy change. This number is not state function. But only this number is a state function. इसका मतलब मैंने आपको आज क्या चीज समझाई है, किस सवाल का जवाब दिया? वाई डेल्टा एस में हमेशा क्यों लिखा जाता क्यू रिवर्सिबल, वाई नॉट क्यू इरिवर्सिबल? तो आप उसको वन लाइन में क्या आंसर दोगे? क्या पूरा डेरिवेशन करके दिखाओगे? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वाई इन एंट्रोपी चेंज सर, वाई क्यू रिवर्सिबल, वाई नॉट क्यू इरिवर्सिबल? आप बोलोगे क्यू इरिवर्सिबल इसलिए नहीं लेना क्योंकि अगर आप वहां पे क्यू इरिवर्सिबल को न्यूमेरेटर में लेते हो तो वो साइक्लिक प्रोसेस में वही फंक्शन अब 0 नहीं आएगा, वो स्टेट फंक्शन रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर क्यू रिवर्सिबल ही लेते हो, डिवाइड बाय टी कर देते हो, देन क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज अ स्टेट फंक्शन। प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैंने कहा ना क्यू रिवर्सिबल is a state function, Q irreversible is a path function, Q reversible by T is a state function, Q irreversible by T is a path function। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से समझो। This false, this statement is true, this statement is true, but this statement is again true। Q, अकेला Q पाथ फंक्शन है, चाहे वो क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस का हो चाहे इरिवर्सिबल का हो। अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना, वहां का क्यू, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है वहां का क्यू, ये दोनों पाथ फंक्शन
हीट इज ऑलवेज पाथ फंक्शन, बट द मोमेंट आप उसको टेम्परेचर से डिवाइड करते हो तब उनके मायने बदल जाते हैं। इसलिए जब भी कभी किसी सिस्टम की एंट्रोपी डिफाइन करनी होती है, हमें बताओ सिस्टम ने किस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब की, सिस्टम ने किस टेम्परेचर पे हीट लूज की। और जब एंट्रोपी का कनेक्शन टी के साथ होया, टेम्परेचर के साथ आया, टेम्परेचर डिस्क्राइब्स अ स्टेट। इसलिए टेम्परेचर पे जाके सारी बात खत्म होती है। जब तक मैंने क्यू रिवर्सिबल, क्यू इरिवर्सिबल की बातें की और उसे मैंने टी से डिवाइड नहीं किया, तब तक वो पाथ फंक्शन है। द मोमेंट मैं उसे टेम्परेचर से डिवाइड करूंगा, तब जाके उन दोनों के मायने बदल जाएंगे। सो इसलिए अगर कभी भी कोई आपसे ये पूछे व्हाई एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, आप बोलोगे क्योंकि एंट्रोपी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। एट व्हाट टेम्परेचर सिस्टम एब्जॉर्ब्स हाउ मच हीट, रिवर्सिबली। At what temperature system absorbs how much heat, irreversibly. So the point is, you will have to mention for entropy change how much is the heat exchanged by the system, whether it is lost or gained at a given temperature. तो जब तक चीजें टेम्परेचर पे चली गई, इसीलिए वो अपने लिए क्या बन जाएगा, that number will be a state